नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पश्चिमी एशिया में जारी तनावपूर्ण स्थिति के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राज्यसभा में इस मुद्दे पर विस्तृत बयान देंगे। प्रधानमंत्री सदन में भारत की रणनीति, कूटनीति प्रयासों और मौजूदा हालातों से निपटने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इस दौरान वो ऊर्जा सुरक्षा, भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, वैश्विक आर्थिक प्रभाव और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे महत्वपूर्ण विषयों को भी संबोधित कर सकते हैं। तो सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री का ये बयान काफ़ी अहम माना जा रहा है, क्योंकि पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव का असर पूरी दुनिया के साथ साथ भारत पर भी पड़ सकता है। ऐसे में सरकार की प्राथमिकताएं, तैयारियां और भविष्य की रणनीति को लेकर सदन और देश को स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की जाएगी। इस संबोधन में भारत की विदेश नीति और संकट प्रबंधन को लेकर सरकार का दृष्टिकोण भी सामने आने की संभावना है। वहीं वेस्ट एशिया में जारी संघर्ष और बढ़ते तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा को संबोधित करते हुए भारत की ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक मजबूती और नागरिकों की सुरक्षा को लेकर सरकार की तैयारियों का विस्तार से उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में भारत ने संभावित वैश्विक संकटों को ध्यान में रखते हुए कच्चे तेल के भंडारण पर विशेष ध्यान दिया है। वर्तमान में देश के पास 53 लाख मैट्रिक टन से अधिक का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व मौजूद है, जबकि इसे 65 लाख मैट्रिक टन से अधिक तक बढ़ाने का कार्य जारी है। इसके अलावा तेल कंपनियों के पास अलग से पर्याप्त भंडारण क्षमता है। उन्होंने बताया कि पिछले 11 वर्षों में रिफाइनिंग क्षमता में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता और मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री ने इथेनॉल उत्पादन और उसके पेट्रोल में मिश्रण को भी एक बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि जहां पहले ये मात्र 1% था, वहीं अब भारत 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य के करीब पहुंच चुका है। इससे न केवल पर्यावरण को लाभ मिला है, बल्कि पिछले एक वर्ष में करीब 4.5 करोड़ बैरल कच्चे तेल के आयात में भी कमी आई है। उन्होंने कहा कि मौजूदा वैश्विक स्थिति का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है, लेकिन भारत सरकार शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म रणनीतियों के तहत काम करते हुए देश पर इसके न्यूनतम प्रभाव को सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है। विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर भी सरकार पूरी तरह सतर्क है। उन्होंने बताया कि संघर्ष शुरू होने के बाद से अब तक 3,75,000 से अधिक भारतीय सुरक्षित देश वापस लाए जा चुके हैं। ईरान से लगभग 1,000 भारतीयों की वापसी हुई है, जिनमें 700 से अधिक मेडिकल छात्र शामिल हैं। साथ ही खाड़ी देशों में पढ़ने वाले छात्रों की सुविधा के लिए CBSE द्वारा कक्षा 10 और 12वीं परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं, ताकि उनकी पढ़ाई बिना किसी बाधा के जारी रह सके। ऊर्जा आपूर्ति के संदर्भ में उन्होंने हॉर्मुज जल डमरू मध्य के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि यहाँ से भारत को बड़ी मात्रा में कच्चा तेल, गैस और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्राप्त होती हैं। वर्तमान परिस्थितियों के चलते जहाज़ों की आवाजाही प्रभावित हुई है, फिर भी सरकार ने पेट्रोल, डीजल और गैस की आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने के लिए प्रभावी कदम उठाए। उन्होंने ये भी बताया कि भारत अपनी LPG ज़रूरतों का लगभग 60% आयात करता है। ऐसे में अनिश्चितता के बीच घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी जा रही है और देश में LPG उत्पादन को बढ़ाने पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि देश की आर्थिक बुनियाद मजबूत है और सरकार हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है, ताकि आम नागरिकों पर किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव न्यूनतम रखा जा सके। युद्ध शुरू होने के बाद से लेकर अब तक 3,75,000 से अधिक भारतीय सुरक्षित भारत लौट चुके हैं। ईरान से ही अभी तक लगभग 1,000 भारतीय सुरक्षित वापस लौटे हैं। इनमें 700 से अधिक मेडिकल की पढ़ाई करने वाले युवा हैं। खाड़ी देशों में भारतीय स्कूलों में हजारों विद्यार्थी पढ़ते हैं। CBSE ने ऐसे सभी भारतीय स्कूलों में होने वाली कक्षा 10वीं और 12वीं की निर्धारित परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। इन बच्चों की पढ़ाई निर्बाध चलती रहे, इसके लिए CBSE उचित कदम उठा रही है। यानी सरकार संवेदनशील भी है, सतर्क भी है और हर सहायता के लिए तत्पर भी है। अध्यक्ष जी, आज की इन परिस्थितियों में एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर बीते एक दशक में उठाए गए कदम और भी प्रासंगिक हो गए हैं। भारत ने बीते 11 वर्षों में अपनी एनर्जी इंपोर्ट का डाइवर्सिफिकेशन किया है। पहले क्रूड ऑयल, LNG
एलपीजी ऐसी एनर्जी जरूरतों के लिए 27 देशों से इंपोर्ट किया जाता था। वहीं आज भारत 41 देशों से एनर्जी इंपोर्ट करता है। वहीं दिल्ली में संसद भवन के अंदर एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक मुलाकात के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने श्रीलंका से आए प्रतिनिधि मंडल के साथ विस्तृत चर्चा की। इस बैठक में दोनों देशों के बीच संसदीय सहयोग, लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी संबंधों को और मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया गया। बातचीत के दौरान द्विपक्षीय रिश्तों को नई दिशा देने, संसदीय प्रतिक्रियाओं के आदान प्रदान तथा क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने जैसे विषयों पर भी विचार विमर्श हुआ। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ने भारत और श्रीलंका के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों को रेखांकित करते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच विश्वास और सहयोग की मजबूत परंपरा रही है। वहीं श्रीलंकाई प्रतिनिधि मंडल ने भारत की संसदीय प्रणाली और लोकतांत्रिक व्यवस्था की सराहना करते हुए आपसी सहयोग को और सुदृढ़ करने की इच्छा व्यक्त की। ये बैठक दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। उधर प्रयागराज के फाफामऊ क्षेत्र के चंदापुर में सोमवार दोपहर करीब 2:30 बजे एक भयानक हादसा हुआ, जिसने इलाके में अफरा तफरी मचा दी। जानकारी के अनुसार ये एक जर्जर कोल्ड स्टोरेज की स्थिति थी। इमारत का एक हिस्सा अचानक से ढह गया, जिससे कई लोग घायल हो गए और मलबे में लगभग 20 लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया और स्थानीय निवासी खुद को सुरक्षित करने के लिए रुमाल और गमछा बांधते नजर आए। इमारत ढहने के बाद अमोनिया गैस का रिसाव भी शुरू हो गया, जिसका असर आसपास लगभग 1 किलोमीटर तक महसूस किया गया। गैस की तेज बदबू के कारण क्षेत्रवासियों को सांस लेने में कठिनाइयां हुई। स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए राहत और बचाव कार्य शुरू किया। फाफामऊ थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, जबकि मलबा हटाने के लिए जेसीबी मशीनों का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को भी सहायता के लिए बुलाया गया। ये कोल्ड स्टोरेज लगभग 60 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है और यहाँ करीब 100 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। इस हादसे के बाद इलाके में बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए, जिन्हें नियंत्रित करने में प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और कोल्ड स्टोरेज के मैनेजर समेत कुछ कर्मचारियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि ये कोल्ड स्टोरेज समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अंसार अहमद से संबंधित है। मौके पर मौजूद स्थानीय लोग और बचाव कर्मी घायल व्यक्तियों को मलबे से बाहर निकालने में जुटे हुए हैं। हादसे से जुड़े वीडियो में देखा जा सकता है कि लोग घायलों को सुरक्षित स्थानों पर ले जा रहे हैं। प्रशासन ने चेतावनी जारी कर आसपास के इलाकों को खाली कराने के निर्देश दे दिए हैं और राहत कार्य को और तेज कर दिया है। इस गंभीर हादसे ने स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों की तत्परता की परीक्षा भी ली है, जबकि घायल लोगों का इलाज नजदीकी अस्पताल में किया जा रहा है। उधर ईरान ने बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के बीच एक बड़ा दावा किया है, जिसमें ईरानी अधिकारियों ने कहा है कि देश के एयर डिफेंस सिस्टम ने बंदर अब्बास के पास 2 अमेरिकी ड्रोनों को मार गिराया है। यह घटना उस समय हुई जब खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति पहले से ही संवेदनशील बनी हुई है। अधिकारियों के अनुसार ये ड्रोन ईरान के हवाई क्षेत्र के करीब संदिग्ध गतिविधियां कर रहे थे, जिसके बाद एयर डिफेंस यूनिट ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्हें निशाना बनाया। ईरान के सैन्य अधिकारियों ने दावा किया कि देश की वायु रक्षा प्रणाली पूरी तरह सतर्क है और किसी भी बाहरी खतरे का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा के लिए ऐसी कार्रवाई ज़रूरी थी। बंदर अब्बास, जो कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जल डमरू मध्य के पास स्थित है, वहाँ इस तरह की घटना से क्षेत्र में तनाव और बढ़ सकता है। हालांकि इस मामले पर अमेरिका की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन इस दावे ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल जरूर बढ़ा दी है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की घटनाएं पहले से जारी भू राजनीतिक तनाव को और गहरा कर सकती हैं और वैश्विक सुरक्षा पर इसका असर पड़ सकता है। वहीं ईरान के खुर्रामाबाद शहर में हुए कथित अमेरिकी इजरायली हमले में क्षेत्र में तनाव को और बड़ा कर दिया है। इस हमले में कम से कम 6 नागरिकों की मौत हो गई है और जबकि 43 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन और राहत एजेंसियों के अनुसार हमला रिहायशी इलाके के पास हुआ, जिससे आम नागरिक इसकी चपेट में आ गए और आसपास के इलाकों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना के बाद बचाव और राहत कार्य तेजी से शुरू किए गए। घायलों को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कई की हालत नाजुक बनी हुई है। अधिकारियों ने बताया कि हमले से कई मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिससे लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और हालातों पर नज़र रखी जा रही है। ईरानी अधिकारियों ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया है और कहा है कि निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाना गंभीर चिंता का विषय है। वहीं इस घटना को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता जताई जा रही है, क्योंकि इससे पहले से ही संवेदनशील वेस्ट एशिया क्षेत्र में हालात और बिगड़ने की आशंका बढ़ गई है।
वहीं पुडुचेरी के आगामी चुनावों को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है, जहां अभिनेता से नेता बने विजय थलापति पार्टी प्रमुख ने अपनी पार्टी तमिलगा वेत्री कजगम के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक कदम उठाया है। उनकी पार्टी टीवीके ने नेयम मक्कल कजगम के साथ गठबंधन कर चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया है, जिसे क्षेत्रीय राजनीति में एक अहम बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। इस गठबंधन का उद्देश्य पुडुचेरी में मजबूत राजनीतिक उपस्थिति दर्ज कराना और मतदाताओं के बीच एक प्रभावी विकल्प प्रस्तुत करना बताया जा रहा है। दोनों दलों के बीच सीटों के बंटवारे और साझा एजेंडे को लेकर सहमति बनी है, जिसमें विकास, रोजगार, शिक्षा और स्थानीय मुद्दों को प्राथमिकता और प्रमुखता दी जाएगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस गठबंधन से चुनावी समीकरणों पर असर पड़ सकता है और अन्य दलों के लिए चुनौती बढ़ सकती है। पार्टी प्रमुख विजय थलापति ने कहा कि यह गठबंधन जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए किया गया है और इसका मकसद पुडुचेरी के लोगों को एक बेहतर और पारदर्शी शासन देना है। वहीं गठबंधन सहयोगी दल ने भी इस साझेदारी को मजबूत बताते हुए चुनाव में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई है। यह गठबंधन आने वाले चुनाव में किस तरह असर डालेगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। उधर अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर स्थित ला गार्डिया हवाई अड्डे पर एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां एक विमान और ग्राउंड सर्विस ट्रक के बीच टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कुछ अन्य घायल हो गए हैं। हादसा उस समय हुआ जब विमान रनवे या टैक्सीवे पर आगे बढ़ रहा था और उसी दौरान ट्रक उसके संपर्क में आ गया, जिससे जोरदार टक्कर हुई और मौके पर अफरा तफरी मच गई। प्राथमिक जानकारी के अनुसार टक्कर के बाद तुरंत इमरजेंसी सेवाएं सक्रिय हो गई और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। घायलों को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। हवाई अड्डे के अधिकारियों ने सुरक्षा के मद्देनजर कुछ समय के लिए संचालन को प्रभावित किया और पूरे इलाके को घेर कर जाँच शुरू कर दी गई। अधिकारियों का कहना है कि हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच की जा रही है, जिसमें यह देखा जाएगा कि क्या मानवीय त्रुटि थी या तकनीकी खामी। इस घटना ने एयरपोर्ट सुरक्षा और ग्राउंड ऑपरेशंस को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल संबंधित एजेंसियां सभी पहलुओं की जांच कर रही है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। वहीं पश्चिम बंगाल की राजनीति में आगामी चुनावों को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। इस क्रम में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 28 मार्च को राज्य के लिए अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किए जाने की संभावना जताई जा रही है। पार्टी के इस महत्वपूर्ण दस्तावेज को केंद्रीय स्तर पर तैयार किया गया है, जिसमें राज्य के विकास, रोजगार, उद्योग, महिला सशक्तिकरण और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कई अहम वादे शामिल हो सकते हैं। ये मैनिफेस्टो मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, ताकि विभिन्न वर्गों की अपेक्षाओं को संबोधित किया जा सके। बताया जा रहा है कि अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री, इस घोषणा पत्र को औपचारिक रूप से लॉन्च करेंगे। इस अवसर पर पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। मैनिफेस्टो के जरिए पार्टी अपनी नीतियों, योजनाओं और भविष्य की रणनीति को स्पष्ट रूप से जनता के सामने रखने की तैयारी में है, जिससे चुनावी माहौल में नई ऊर्जा आने की उम्मीद है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस घोषणा पत्र के माध्यम से पार्टी पश्चिम बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करेगी और विपक्षी दलों को कड़ी चुनौती देने की रणनीति अपनाएगी। अब देखना होगा कि ये मैनिफेस्टो राज्य के मतदाताओं को कितना प्रभावित कर पाता है और चुनावी परिणामों पर इसका क्या असर पड़ता है। उधर हनुमानगढ़ से सामने आए एक बहुचर्चित मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां 2 नाबालिग बालिकाओं के साथ हुए दुष्कर्म प्रकरण में लंबे समय से फरार चल रहे 25,000 रुपये के इनामी आरोपी संगरिया थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये इस संवेदनशील मामले में अब तक की 9वीं गिरफ्तारी है, जबकि इससे पहले 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। ये मामला 20 जुलाई 2024 को दर्ज किया गया था, जिसमें पीड़िताओं के परिजनों ने शिकायत दी थी कि दोनों नाबालिग बालिकाओं को बहला फुसला कर ले जाया गया और उनके साथ गंभीर अपराध को अंजाम दिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जांच शुरू की थी और फरार आरोपियों की तलाश लगातार जारी थी। इस क्रम में तकनीकी संसाधनों और मानवीय सूचनाओं के आधार पर पुलिस टीम ने सटीक लोकेशन का पता लगाकर आरोपी को गिरफ्तार किया। इस पूरी कार्रवाई की निगरानी राज कंवर एएसपी ने की, जिनके नेतृत्व में टीम ने योजनाबद्ध तरीके से ऑपरेशन को अंजाम दिया। पुलिस टीम ने रणवीर सिंह एएसआई सहित अन्य कर्मियों की सक्रिय भूमिका रही, जिन्होंने आरोपी को पकड़ने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी से गहन पूछताछ की जा रही है, जिससे मामले से जुड़े अन्य पहलुओं और संभावित संलिप्त व्यक्तियों के बारे में जानकारी जुटाई जा सके। वहीं नरेंद्र सिंह मीणा पुलिस अधीक्षक ने बताया कि महिला एवं बाल अपराधों के मामलों में पुलिस पूरी तरह संवेदनशील है और ऐसे मामलों में त्वरित व सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। उधर हनुमानगढ़ जिले में नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। संगरिया थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2
राज्य तस्करों को 725 ग्राम हेरोइन चिट्ठा के साथ गिरफ्तार किया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सिमरजीत सिंह और अर्शदीप सिंह के रूप में हुई है, जो पंजाब के भटिंडा जिले के रहने वाले हैं और लंबे समय से नशा तस्करी के नेटवर्क से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। ये कार्रवाई नरेंद्र सिंह मीणा पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई, जिसमें जिले भर में अवैध मादक पदार्थों और संगठित अपराधों पर सख्त नजर रखी जा रही है। अरविंद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के सुपरविजन में सांगरिया थाना पुलिस की टीम गश्त पर थी। तभी भारतमाला रोड पर रतनपुरा के पास मोटरसाइकिल सवार 2 युवक संदिग्ध अवस्था में नजर आए। पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए उन्हें रोका और तलाशी ली, जिसमें उनके पास से भारी मात्रा में हेरोइन बरामद हुई। इसके बाद दोनों आरोपियों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। इस पूरे ऑपरेशन का नेतृत्व अमर सिंह थानाधिकारी ने किया, जिनके साथ पुलिस टीम ने योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम में सुखचैन सिंह ASI सहित कई पुलिसकर्मी शामिल रहे, जिन्होंने इस सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विशेष रूप से कांस्टेबल सुखजोत सिंह की भूमिका इस अभियान में उल्लेखनीय रही। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों आरोपी राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती इलाके में नशा तस्करी का सक्रिय नेटवर्क चला रहे थे। पुलिस अब उनके संपर्कों और पूरे गिरोह का पता लगाने में जुटी है। नरेंद्र सिंह मीणा पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया है कि जिले में नशा तस्करी के खिलाफ अभियान को और तेज किया जाएगा और इसमें शामिल किसी भी व्यक्ति को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। श्रीमान SP साहब के निर्देशन में आज पुलिस थाना संग्रिया द्वारा अवैध मादक तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई के तहत 725 ग्राम चिट्टा हीरोइन बरामद की गई। 2 अंतर्राज्यीय नशा तस्कर समरजीत सिंह और अर्शदीप सिंह को गिरफ्तार किया गया, जो अवैध हीरोइन बरामद किया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत 1.5 करोड़ है। वहीं हनुमानगढ़ जिले के भादरा क्षेत्र में पुलिस ने सतर्कता और सूझबूझ का परिचय देते हुए एक अनोखी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जहां महिला वेश में घूम रहे 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपी सलवार सूट पहनकर संदिग्ध तरीके से इलाके में घूम रहे थे, जिससे स्थानीय स्तर पर शंका उत्पन्न हुई। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों को घेर कर पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से धारदार हथियार और करीब 2 लीटर अवैध शराब बरामद की गई, जिससे उनके इरादों पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान पवन कुमार और सुनील कुमार के रूप में हुई है, जो अलग अलग गांव के निवासी हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों संदिग्ध गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं और महिला वेश धारण कर अपनी पहचान छिपाने का प्रयास कर रहे थे। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट और आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जाँच शुरू कर दी गई है। इस कार्रवाई का नेतृत्व थानाधिकारी द्वारा किया गया, जिनके निर्देशन में पुलिस टीम ने योजनाबद्ध तरीके से ऑपरेशन को अंजाम दिया। टीम में दुनीराम ASI सहित अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर बिना किसी देरी के कार्रवाई की। पुलिस अधिकारियों के अनुसार आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है, ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि वो महिला वेश में किस उद्देश्य से घूम रहे थे और बरामद हथियार एवं अवैध शराब का इस्तेमाल किस तरह किया जाना था। पुलिस का कहना है कि इस तरह की संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है और क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने एक बार फिर अपनी कार्यकुशलता और तेज प्रशासनिक व्यवस्था का परिचय देते हुए इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम देश में सबसे पहले जारी कर अपनी विश्वसनीयता को और मजबूत किया है। ये लगातार 8वीं बार है जब बिहार बोर्ड ने सबसे पहले रिजल्ट घोषित कर एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। पटना स्थित बोर्ड मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आनंद किशोर अध्यक्ष ने बताया कि इस वर्ष कुल 85.19% परीक्षार्थी सफल हुए हैं। उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू होने के मात्र 25 दिन के अंदर परिणाम तैयार कर लिया गया, जो तकनीक के प्रभावी उपयोग और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली का परिणाम है। इस वर्ष के परिणामों में बेटियों का शानदार प्रदर्शन विशेष आकर्षण का केंद्र रहा, जहाँ छात्रों के पास प्रतिशत 84.09% दर्ज किया गया। वहीं छात्राओं ने 86.23% सफलता दर हासिल कर अपनी श्रेष्ठता साबित की। ये उपलब्धि राज्य में महिला सशक्तिकरण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को भी दर्शाती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही योजनाओं का प्रभाव शिक्षा के क्षेत्र में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, जिससे छात्राओं को आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। ताकि तीनों संकायों आर्ट, साइंस और कॉमर्स को मिलाकर इस वर्ष कुल 26 टॉपर्स रहे, जिनमें से 19 छात्राएं हैं। आर्ट्स और कॉमर्स संकाय में छात्राओं ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया, जबकि साइंस संकाय में एक छात्र को प्रथम स्थान हासिल मिला। ये परिणाम इस बात का संकेत है कि बिहार की बेटियां अब हर क्षेत्र में अपना मजबूत प्रतिनिधित्व दर्ज करा रही हैं और शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रही हैं।
बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि समय पर परिणाम जारी करने का मुख्य उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित बनाना है, ताकि वो देश विदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में समय रहते प्रवेश के लिए आवेदन कर सकें। साथ ही जो छात्र इस बार सफल नहीं हो पाए हैं उनके लिए भी चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि बोर्ड जल्द ही कंपार्टमेंटल और विशेष परीक्षाओं का आयोजन करेगा, जिससे उन्हें दोबारा अवसर मिल सके। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।